Hello everyone. Very good evening to all of you. My name is Shivans, and today we are going to start PYQ series. हम लोग PYQ करेंगे और 1979 टू 2025 तक के जितने भी PYQs हैं यूपीएससी के, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, चाहे मिडिवल इंडिया हो, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर, इन्वायरमेंट, सभी के PYQ हम लोग करेंगे. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए आगे की अप्रोच की. और कहीं ना कहीं आज की क्लास को मैं क्यों बहुत लंबी ना लाके छोटी क्लास लेके आना चाहता हूँ, उसके पीछे का आप ऑब्जेक्टिव समझ लेना. उसके बाद बहुत लंबी क्लासेस, ताकि एक क्लास में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो सके. 8-9 घंटे की क्लास आपको मिलने लगेगी. डोंट वरी अबाउट दैट. बट कहीं ना कहीं आज की क्लास मैं इसलिए छोटी रखना चाहता हूँ, आपसे कुछ मुझे रिव्यू चाहिए कहीं ना कहीं. क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में कि आज हम लोग जो किस तरीके से पीवाईक्यू करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ. पीवाईक्यू जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 2 तरीके से. पीवाईक्यू होंगे जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे. कोई भी पीवाईक्यू करेंगे उसको डीप में एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज. अब कहीं ना कहीं अगर हम उसको डीप में एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई टॉपिक होगा जो कवर हो रहा होगा, वो चाहे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हो, राइट. तो अब कहीं ना कहीं 2 चीजें होती हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं. हमें दोनों का ध्यान रखना है कहीं ना कहीं. इस वजह से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका कमेंट कर देना, वो भी इस क्लास को देखने के बाद. सवाल मैं पहले ही पूछ रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मुझे लास्ट में एक कमेंट करना है. पहला सवाल ये है कि जो 2 सवाल रहेंगे. पहला सवाल ये है कि क्या बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, यानी कोई भी पीवाईक्यू हम लोग करें उसका बहुत डीप में एनालिसिस कर लें, बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन कर लें, जैसे आज हम लोग करेंगे. इसीलिए बहुत ज़्यादा सवाल आज मैं नहीं कराऊंगा, कुछ कराऊंगा ताकि एक आपको क्लैरिटी मिल जाए. या फिर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं बहुत तेजी से आप पीवाईक्यू करा दो, मैं अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करके आया हूं, मैं सिर्फ पीवाईक्यू करना चाहता हूं. 2 तरीके के विद्यार्थी हो गए ना, जिनका थोड़ा सा स्टैटिक कमजोर है, वो चाहते हैं पीवाईक्यू के साथ मेरा डीप एक्सप्लेनेशन भी कवर हो जाए. और एक स्टूडेंट वो है जो चाहता है कि पीवाईक्यू ही तो पीवाईक्यू कराओ दो, बहुत डीप में एक्सप्लेन मत कराओ, टाइम वेस्ट मत कराओ. तो अब जिनकी संख्या ज्यादा होगी मैं उनको ध्यान में रखूंगा कि पीवाईक्यू हो, पीवाईक्यू की मतलब सारे एस्पेक्ट कवर हो जाए, ताकि अगली बार गलती से उस तरीके का कोई सवाल आए तो हमसे सॉल्व हो जाए, या फिर सिर्फ पीवाईक्यू कर लेने तेजी से. तो ये पहला सवाल हो गया. आप इसको मुझे बता देना कि डीप में करना चाहते हो या सिर्फ पीवाईक्यू. एंड दूसरा सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, क्या आप इस तरीके से चाहते हो कि मैं पीवाईक्यू को एक्सप्लेन करने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद बताना, ठीक है. इस क्लास को देखने के बाद क्या चाहते हो आप लोग कि मैं ये पीवाईक्यू जैसे मैं कराऊं उसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख के ऑलरेडी ले आऊं पहले से, एक स्लाइड में या एक पीडीएफ में मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूं, या लिख लिख के, जैसे आज मैं अभी आपको समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, ये तो पहले से लिखे हुए हैं, कुछ मैंने लिख लिए थे हैंड रिटन. वो लिख क्या लिए थे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी अपने आप, तो वो वही लिखे हुए हैं, मैं हैंड लिख लिख के समझा रहा था. आगे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी. तो आप मुझे बता देना. ये दूसरा सवाल है कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चंस लिख लिख के ऐसे पॉइंट वाइज समझाऊं, या मैं क्वेश्चंस एक पीडीएफ में ओपन कर लूं और एक पीडीएफ में उसका एक्सप्लेनेशन और वही मैं पढ़ दूं. क्या चाहते हो आप वो मुझे बता देना, ठीक है, आज की क्लास को देखने के बाद. बट अगर क्लास पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करना. वही मेरा मोटिवेशन है, और कोई मेरा मोटिवेशन नहीं है. आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रही होगी. मतलब इधर कैमरे के इस तरफ बैठ के या लैपटॉप के इस तरफ बैठ के मेरा रिकॉर्ड करने, एक बंद कमरे में जहाँ पे एकदम शांति का माहौल है, मैं अकेले बोल रहा हूँ लैपटॉप के सामने बैठ के, तो इसके पीछे का एक मोटिवेशन मुझे चाहिए, वो आप लोगों का सपोर्ट, वो आप लोगों के मैसेजेस होते हैं जो मुझे पर्सनली मेरे डीएम में आते हैं, मतलब यानी जो मेरे टेलीग्राम पे आते हैं, या फिर जो आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट करते हो कि बहुत अच्छा लगा. मतलब कुछ वीडियोस में मेरे बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है. आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो मैं इस क्लास के बाद एक नई चीज़ बताऊंगा आप लोगों को. मतलब इस क्लास के एंड में मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा. आज की क्लास को मैं बहुत 4-5 घंटे तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि पहली क्लास है, इसीलिए मैं पहले ही क्लैरिटी दे रहा हूँ इस क्लास में कि मैं बहुत लंबी नहीं रखना चाहता. मैं नहीं चाहता कि आज की क्लास में मैं पूरी एंशिएंट इंडिया कवर कर दूँ. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको वो क्लियर करूंगा जरूर, कि जैसे आज की क्लास में आप लोगों ने मुझे बता दिया क्या कि नहीं लिख के ले आओ और डीप में कराओ, जैसे कोई भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता लग जाएगा. क्या आगे क्या मतलब आगे क्या मेरा ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं किस तरीके से इसकी शुरुआत रखूंगा वो मैं बता देता हूं. फिर उस तुरंत 1 या 2 दिन के बाद मैं एक पूरा वीडियो ला के दे दूंगा आप लोगों को एंशिएंट इंडिया का. फिर 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको मिडिवल इंडिया दे दूंगा. 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको मॉडर्न इंडिया दे दूंगा. यानी अगले 10 से 12 दिन के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी. फिर अगले 10-12 दिनों में मैं आपकी पॉलिटी कवर कर दूंगा और इकोनॉमी या ज्योग्राफी कवर कर दूंगा. 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है.
कोई चिंता की बात नहीं करनी, मैंने बोला है तो मैं कवर करा के दूंगा, आप इस ये मेरे ऊपर निश्चिंत रहिए, और बहुत अच्छे से करा के दूंगा, और समय रहते आपको रिवीजन का मौका भी मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और देखते हैं हम लोग, ठीक है। बताना आप लोग कमेंट में, बताना, यही मेन यही रहेगा, बिना कमेंट के कैसे होगा, बता दोगे तो ज़्यादा ही बेटर रहता है फिर। चलो अब विजिबल है क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं, एवरीथिंग। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आइडल वर्शिप इन इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव बिगन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ठीक है। तो ये सवाल कह रहा है भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस काल में मानी जाती है। तो इसका आंसर है गुप्ता काल। जो मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा था इस वजह से पॉज हो गया था, तो इसका आंसर है गुप्ता काल। क्यों, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उस समय आप क्या देखते हो कि कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का शुरुआत प्रारंभ आप देखते जरूर हो, बट क्यों, मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप वहां पे देखते हो कि टेराकोटा की मूर्तियां, ये सब मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी और आर एस शर्मा के बेस पे ही बोल रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं है। तो उस समय आप देखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, तो कहीं ना कहीं उनके बेस पे ये कहा जाने लगा कि हाँ हो सकता मूर्ति पूजा रही हो, बट मूर्ति पूजा नहीं मानते हम लोग इंडस वैली में। क्यों, क्योंकि उस समय प्रकृति आधारित पूजा, मतलब प्रकृति पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, नेचर को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। फिर धीरे धीरे आगे क्या हुआ, हिंदू पूजा में जो मूर्ति, हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा की जो बात की जाती है, वैदिक काल में इसका आप देखते हो और क्लैरिटी मिलना शुरू हुई। बट वैदिक पीरियड में हम लोग यज्ञों की बात ज़्यादा करते हैं, अनुष्ठानों को ज़्यादा महत्व देते हैं, मूर्ति पूजा को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वैदिक पीरियड में आप यज्ञ को महत्व दे रहे हो, अनुष्ठान को महत्व दे रहे हो, तो क्या मूर्ति पूजा को महत्व दे रहे हो? नहीं। इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि उस समय इंडस वैली में भी मूर्ति पूजा पे जोर नहीं था और यज्ञ अनुष्ठान पे भी मूर्ति पूजा पे जोर नहीं था। फिर आते हैं हम लोग, जब वैदिक काल में ही बात करते हैं, उस समय महाकाव्यों को फोकस किया जाता था, और कहीं ना कहीं पौराणिक इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। मंदिरों का निर्माण आप देखोगे, प्रतिमाओं की स्थापना आप होती हुई देखोगे। बट गुप्ता पीरियड तक आते आते मूर्ति पूजा की परंपरा बहुत व्यापक रूप में फैल चुकी थी, और कहीं ना कहीं भारतीय धार्मिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई थी मूर्ति पूजा। और हम जब ये बोलते हैं तो मूर्ति पूजा की बात न सिर्फ हिंदू धर्म में, बल्कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी आप देखोगे। क्लियर। अब एक चीज और मैं यहाँ पे देखो मैंने लिखी है, 300 से 600 ईस्वी का जो समय था वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा को माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं आपको समय लिख लिख के समझा रहा था बट रिकॉर्डिंग पॉज हो गई। 300 से 600 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा को ज्यादा मानता था। मतलब उस समय का हिंदी में बोले तो सुदृढ़ीकरण वाला काल माना जाता है, क्योंकि इस समय मंदिर आधारित संप्रदाय बने, संस्कृत एक आधिकारिक भाषा के रूप में निकल के सामने आई। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 300 से 600 ईस्वी के समय में मंदिर आधारित संप्रदाय दिख रहे हैं हमको, संस्कृत एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस समय के जो सामान्य लोग थे वो कैसी भाषा का यूज करते थे? उस समय के सामान्य लोग प्राकृत भाषा का यूज करते थे। जो महिलाएं होती थी, जो शूद्र होते थे, वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। उस समय आप लोग, उस समय की जो मोहरें होती थी उनमें प्रतीक देखते थे। प्रतीक वो भी किसके? त्रिशूल, प्रतीकों में त्रिशूल दिखेगा आपको, शंख दिखेगा, वृषभ दिखेगा, गजलक्ष्मी दिखेगा, चक्र। तो उस समय के मोहरों, सिक्कों पे आप लोगों को इनके प्रतीक देखने को मिलते थे, चित्र देखने को मिलते थे। अब एक चीज और अब मैं आपको बताता हूं, हिंदू धर्म ने अपना वर्तमान स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं गुप्ता काल में ही प्राप्त किया। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म ने अपना वर्तमान स्वरूप गुप्ता पीरियड में ही प्राप्त किया। गुप्ता शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण भी दिया। ये पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक विजिबल है, हाँ बिल्कुल। गुप्ता धर्म ने ही भागवत धर्म को संरक्षण दिया। विष्णु या उनके अवतारों की पूजा पे आधारित होता था ये भागवत धर्म। ये जो भागवत धर्म था वो कहीं ना कहीं विष्णु की पूजा पर और भगवत धर्म पूजा पर आधारित होता था। इस प्रकार भगवत धर्म और वैष्णव धर्म समान बनता चला गया। बट यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, इस भगवत धर्म ने निम्न वर्गों पर भी जोर दिया, यानी निम्न वर्गों को भी अपने ऊपर, अपने अंदर समाहित किया। ये जो भागवत धर्म था कहीं ना कहीं बहुत उदार था, ध्यान रखना, बहुत उदार था, और निम्न वर्गों को भी अपने अंदर सम्मिलित करता था। गुप्ता काल के अंत तक आप क्या देखोगे, महायान बौद्ध धर्म भागवत धर्म के सामने प्रभावी था लेकिन कम हो गया था। यानी गुप्ता पीरियड में जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है वो कहीं ना कहीं भागवत धर्म के आगे डाउनफॉल में जा रही थी, उसका प्रभाव कम हो रहा था। विष्णु को ब्रह्मा के साथ, शिव के साथ मूर्ति में स्थान मिलना शुरू हुआ। मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड में मतलब बहुत सामान्य रूप हो गई। विष्णु के अवतारों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाने लगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको गुप्ता काल का बताता हूँ, हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछ ले। इस काल में संयुक्त देवताओं की पूजा का विकास हुआ, जैसे आधा विष्णु आधा शिव, है ना। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा, वो देखो आपके सामने लिखा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, पहले मैंने लिख रहा था। तो बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सुनोगे भी तो चीजें आपको क्लैरिटी मिलेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है। अब उस समय जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय होते तो उनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। ठीक है। देखो जो एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, उस समय दो चीनी यात्री थे कहीं ना कहीं, फाहियान और हेनसांग। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। इन लोगों ने भी बोला है कि बौद्ध धर्म को उस समय कहीं ना कहीं, बौद्ध धर्म जो था उस समय समृद्ध था, काफी अच्छा था, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध धर्म उस समय, बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण नहीं मिल रहा था। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना। उस ये इन लोगों ने ही लिखा है कि उस समय बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण नहीं मिला, फिर भी स्तूपों का निर्माण हो रहा था, विहारों का निर्माण हो रहा था। नालंदा एक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नालंदा शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आया, बट एक चीज़ ह्वेनसांग ने बोली कि उस नालंदा पे विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो नालंदा से अगर लोग विदेशों से पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी खर्चा कौन उठाएगा। तो नालंदा का जो व्यय होता था उसका वहन 100 गांवों की आय से होता था। 100 गांव थे, उनसे जो आय आती थी उनसे कहीं ना कहीं नालंदा का वहन किया जाता था, उसका खर्चा पानी चलाया जाता था। क्या बात क्लियर हुई। तो आई थिंक इस तरीके से हम लोग डीप में हर सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब इतनी डीप में हम लोग सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, और गलती से भी कोई सवाल अगर छूटेगा भी ना तो वो सबके लिए भी कठिन होगा फिर, क्योंकि इतनी डीप में करने का मतलब यही होता है कि आपका स्टैटिक भी कवर हो रहा है, आपका एनालिटिकल पोर्शन भी कवर हो रहा है, PYQ तो आपके ऑलरेडी कवर ही हो रहे हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। हमारा कह रहा है द स्कल्पचर डिपिक्टिंग द थ्री फेसेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश नोन एज द त्रिमूर्ति इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीन मुखों को दर्शाने वाली त्रिमूर्ति नामक मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ पाई गई। क्या अजंता की गुफाओं में पाई गई, क्या एलोरा की गुफाओं में पाई गई, क्या कालवा की गुफाओं में पाई गई, या फिर एलिफेंटा की गुफाओं में पाई गई। तो इसका आंसर एलिफेंटा है, आंसर डी हमारा सही है, बट इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ध्यान रखना एलिफेंटा जो है ये हिंदू देवता को समर्पित है, पहली चीज यहाँ पे देखो लिखी हुई है, किसको समर्पित है, हिंदू देवता को समर्पित है। और ये जो एलिफेंटा गुफा है ये एलिफेंटा द्वीप में है, इसको घारापुरी भी कहते हैं। घारापुरी का अर्थ क्या है, गुफाओं का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मुंबई बंदरगाह में है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह लिख लो यहाँ पे, ठीक है, मुंबई बंदरगाह में स्थित है। इस एलिफेंटा गुफाओं में 5 हिंदू गुफाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 5 हिंदू गुफाएं हैं, कुछ बौद्ध स्तूप टीले भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मूर्तियां होती थी एलिफेंटा गुफाओं की मूर्तियों को पत्थरों, जो पत्थर होते थे वहां के, उनको काट कर बनाई जाती थी, और कहीं ना कहीं हाई रिलीफ में बनी है। मूर्तियों को देखोगे उनमें उच्च उभार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक क्लियर। अब एलिफेंटा गुफा का नाम किसने रखा पता, पुर्तगालियों ने। क्यों, उन्होंने गुफाओं के पास क्या देखा था, हाथी, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एलिफेंटा। क्लियर, यहाँ पे क्लैरिटी मिली आपको, क्या नाम रख दिया, एलिफेंटा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखी है ऑलरेडी। एलिफेंटा गुफा में त्रिमुखी शिव की प्रतिमा देखने को मिलेगी, यानी 3 सिर वाले शिव। 3 सिर यानी जो पहला सिर है वो सृष्टिकर्ता के बारे में बताता है, यानी शिव का जो रूप है, शैव धर्म में उन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में माना गया है, एक सिर बताता है। एक सिर उन्हें पालनकर्ता के रूप में दर्शाता है, और एक शिव उन्हें संहारक के रूप में भी दर्शाता है। ये चीज ध्यान रखना है, 3 सिर है, तीनों सिरों का अपना अपना एक महत्व है, एक प्रतीक है उनका। ठीक है, अब यहीं पे आप देखो कि 3 मुख वाले शिव में आप क्या देख रहे हो कि इन्हें सदाशिव महेश मूर्ति भी कहा जाता है। और ये प्रतिमा कहीं ना कहीं आप देखोगे 5 साढ़े 5 मीटर ऊंची है, जो ये प्रतिमा है 5 साढ़े 5 मीटर ऊंची है। ये पंचमुख शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखना। शैव धर्म में इन्हें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एलिफेंटा गुफा के बारे में। एलिफेंटा गुफा में आपको, एलिफेंटा गुफा में ही आपको गंगाधर की प्रतिमा देखने को मिलेगी। गंगाधर की प्रतिमा का क्या मतलब है, गंगाधर की प्रतिमा में शिव और पार्वती को साथ में खड़े हुए दिखाया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में कि वो कौन सी प्रतिमा है जिसमें शिव और पार्वती को साथ में खड़ा हुआ दिखाया गया है और वो एलिफेंटा गुफा में हमें पाई गई। तो आपके सामने चार ऑप्शन देंगे, तो में गंगाधर नाम लिखा होगा, तो हो सकता है गंगाधर प्रतिमा आपको याद रहे तो करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें शिव को गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाते हुए दिखाया गया। हाँ, इसी गंगाधर प्रतिमा में क्या दिखाया गया है, शिव जो है गंगा को पृथ्वी पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब दो तीन आपको पॉइंट मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एलिफेंटा गुफा में आपको अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखने को मिलेगी, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। आधा शिव है, आधा पार्वती है, और ये कहीं ना कहीं ये मूर्ति हमें क्या बताती है, ये बताती है कि ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष तत्वों की अनिवार्यता है, और हिंदू अवधारणा को दर्शाती है कि सृष्टि के पालन और विनाश के लिए ये आवश्यक भी है, ठीक है। इसी एलिफेंटा गुफा में आपको नटराज की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिनको नृत्य के देवता के रूप में दिखाया गया है। इनको नृत्य के देवता कहा जाता है, नटराज का मतलब नृत्य का देवता, ध्यान रखना, ठीक है। अब शिव को नटराज के रूप में दिखाया गया है, पहली चीज तो ध्यान रखना। इन्हें कॉस्मिक डांसर, ये देखो लिखा हुआ है कॉस्मिक डांसर या कॉस्मिक डांसर या नर्तकों के स्वामी भी कहा जाता है। नटराज का मतलब है कॉस्मिक डांसर या नर्तकों के स्वामी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब इसी एलिफेंटा गुफा में आपको तीन और प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। पहली, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाना, ये पहली प्रतिमा आपको एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलेगी। एक और देखने को मिलेगी शिव पार्वती विवाह की प्रतिमा देखने को मिलेगी, और एक योगेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और इन दो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको, अब मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा, फिर आगे हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। देखो, अब जैसे ये मैंने अभी आपको 16-17 मिनट लगा है, जिसमें से 5 मिनट मैंने शुरू में बात भी करी थी, तो 10 मिनट लगा है इन दो क्वेश्चंस को करने में। जब मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था तब आपको 10 मिनट लगा इसको मुझे समझाने में। जब मैं लिखूंगा तो हो सकता है एक सवाल में 10 मिनट लगे। तो अब आप मुझको ये बता देना क्या चाहते हो आप लोग, इसी तरीके से हर क्वेश्चन डीप में एनालाइज हो जाए, मैं लिख के ले आऊं या पीडीएफ ओपन कर लूं एक एनालिसिस वाली, या फिर मैं फिर क्लैरिटी दे रहा हूं, या फिर तेजी से पीवाईक्यू करके इसको कंप्लीट कर दें। दो चीजें हैं, डीप में एनालिसिस करके पूरा एक बार रिवीजन प्रैक्टिस सब हो जाए, एनालिसिस भी हो जाए, सारे फैक्ट डेटा भी कवर हो जाए एक बार फिर से, जिनके नहीं कवर है, या फिर जो चाहते हैं सिर्फ पीवाईक्यू बताना मुझको, मैं उस हिसाब से फिर करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक अभी 2 सवालों से आपको क्लैरिटी मिल गई। जब तक मेरे लैपटॉप की बैटरी है तब तक हम लोग आगे सवाल करते हैं अभी, ठीक है। चलो हम लोग मूव कर रहे हैं। तीसरा जो सवाल है हमारा, द नेम ऑफ पहलवी डायनेस्टी, इसको करते हैं। अब हम लोग जैसे करेंगे ना वैसे ही अभी तक मैं कर रहा था, बट नहीं हो पाया, वो अभी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। अब देखना, द नेम पहलवी डायनेस्टी इन ईरान इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, किंग, रिलीजन और रिवर। ईरान में पहलवी वंश का जो नाम है, ये पहलवी वंश यानी ये जो नाम है किससे लिया गया है? भाषा से लिया गया है, राजा से लिया गया है, धर्म से लिया गया है, या नदी से लिया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो पहलवी वंश का नाम है ये एक भाषा से लिया गया। पहले, अब भाषा कौन सी थी पता? भाषा थी पहलवी, पहलवी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पहलवी भाषा थी। और ये कहां बोली जाती थी? ये भाषा ये बोली जाती थी ससानी, ये पता नहीं सा यही यूज होगा, सासानी साम्राज्य था एक, वहां पे ये भाषा बोली जाती थी। और इस सासानी साम्राज्य के मतलब ये जो पहलवी डायनेस्टी थी, पहलवी वंश, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे रेजा शाह पहलवी, इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी पहचान को बनाए रखने के लिए अपने आगे पहलवी लगाया था, इसलिए उन्होंने इस नाम को अपनाया था, ठीक है। तो ये सवाल इजी था, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। तो इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बहुत अभी डीप में इतना ही एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये सवाल देखो, चौथा सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर के बारे में इनमें से कौन हमें बताता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, स्क्रिप्ट्स ऑन कॉपर सीड्स, रॉक एडिक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त होती है, ताम्र पत्रों पर लिपि से प्राप्त होती है, शिलालेखों से प्राप्त होती है, या इन सभी से प्राप्त होती है? चलो बताओ। तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चा बच्चा इस सवाल को कर सकता है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्यों? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यानी पुरातात्विक उत्खनन से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? बहुत सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत सिंपली तरीके से कर सकता हूँ। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं
आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलती है। और हमें कौन कौन सी जानकारी मिली? हमें उनके अर्बन प्लानिंग के बारे में पता लगा, हमें उनके अर्बन प्लानिंग के बारे में भी पता लगता है ना। हमें उनके कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के बारे में पता लगता है, वेरी गुड। और उनके बारे में हम क्या जानते हैं? हमें उनके आर्किटेक्चर के बारे में पता लगा। हमें यहीं से उनकी डेली लाइफ के बारे में भी पता लगा, वेरी गुड, डेली लाइफ के बारे में भी पता लगा। देखो, तांबे की पट्टियों पर लिखी लिपि यानी स्क्रिप्ट ऑन कॉपर सीट, ये जो ऑप्शन है ना स्क्रिप्ट ऑन कॉपर सीट, ये क्यों सही नहीं है? ये कहीं ना कहीं अनडिसाइफर्ड है, यानी जो लिपि है वो बेटा अपठित है, पढ़ी ही नहीं जा चुकी है, अभी पढ़ी ही नहीं गई। जब पढ़ी नहीं गई तो हमें उसके बाद उससे कैसे जानकारी मिल सकती? अपठित का मतलब आपसे जो एग्जाम में लिख के आ सकता है वो लिख के आ सकता है अनडिसाइफर्ड, ठीक है। और शिलालेख, जब हम रॉक एडिक्ट की बात करते हैं, शिलालेखों की जो बात करते हैं, ये बाद के भारतीय इतिहास यानी मौर्य साम्राज्य में पाए गए। तो ना हमें इससे कोई मतलब है ना हमें इससे कोई मतलब है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो अभी हड़प्पा के बहुत सारे सवाल हम लोग आगे करेंगे। 1980 पे आते हैं। 1980 का एक सवाल है, हु इज रिकॉर्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया? ग्रेटेस्ट लॉ गिवर, टाइटल देखो, ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। मेगस्थनीज, पाणिनि, मनु, कौटिल्य। प्राचीन भारत का सबसे महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? इसको डीप में थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, डोंट वरी, समझ लेंगे, 2-3 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्राचीन भारत का सबसे महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? आज की क्लास का ऑब्जेक्ट मैं मतलब मेरे मन में पूरा आइडिया था, मेरे मन में पूरा यही विचार था कि मैं इसको आज ही मैं पूरी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर दूं, बट फिर अचानक से मेरे मन में ये आइडिया, बट यही कि मुझे एट द एंड एक बार रिव्यू मिल जाए कि आप लोग चाहते क्यों, मैं उस अकॉर्डिंग क्लासेस करा दूं। आज की क्लास देखो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डीप में ही एनालिसिस चाहिए। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट कि डीप एनालिसिस या सिर्फ पीवाईक्यू ऊपर ऊपर से। मतलब डीप एनालिसिस में इतनी एनालिसिस मैं करा दूंगा कि पूरा एंशिएंट इंडिया कवर होगा, फिर आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर होगा, मतलब 70-80% तक कवर हो जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी, आर एस शर्मा पूरी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप लोगों को जब कहोगे पॉलिटी, वो भी फिर डीप में होगी, मॉडर्न फिर वो भी डीप में होगी, सारी मैं डीप में कराऊंगा। बट अभी मुझे क्लैरिटी चाहिए, अभी प्लीज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैं इस बंद कमरे में बैठ के, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ एक खिड़की ओपन है, फैन, लाइट भी नहीं आ रही तो फैन भी बंद हो गया है, इन्वर्टर भी खत्म हो गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस बंद कमरे में बैठ के, लैपटॉप के इधर बैठ के, ना कोई इंसान है ना मैं अकेले बोल रहा हूँ, तो इसका एक मोटिवेशन चाहिए ना मुझे। मतलब मैं इधर बैठा हूँ कैमरे की, सुनो यार एक बार इस सिचुएशन को समझो माय फ्रेंड, प्लीज समझना। मैं लैपटॉप के इधर बैठा हूँ, इधर कोई नहीं है, मतलब मैं यहाँ अकेले बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एक मेरा पेन टैब है, मेरा फोन रखा हुआ है, मेरा लैपटॉप है और कुछ नहीं है। मैं कैमरे के इधर बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही, एक स्क्रीन देख के, और ये इमेजिन करके कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं ये इमेजिन करके बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे का एक मोटिवेशन दो ना मेरे को, कि कमेंट करो प्लीज़, क्योंकि आपका जो मुझे कभी कभी बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं जो मेरे डीएम में आते हैं बच्चों के, टेलीग्राम पे मैसेज, ये मुझे मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं, कि उनके बहुत अच्छे मैसेज की बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, बहुत सही किया सर, ये चीज़ मिल गई मुझे, तो ये मोटिवेट करता है मुझे, ठीक है। तो इस चीज़ का मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ कमेंट, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और मुझे समझ में आ जाता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं। तो चलो ये सवाल करते हैं। अब आप, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, आई होप, मतलब मुझे याद दिलाना रहता है, इसमें दिला देता हूँ यार। अभी सबसे महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? ध्यान रखना, सबसे महान विधि निर्माता माना जाता है मनु को। किसे माना जाता है? मनु। क्यों? देखना ध्यान से, लॉ गिवर इन्हें माना जाता है बहुत, जिन्हें क्योंकि इन्होंने लिखा था मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति इन्होंने दी थी। इसे और भी एक नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है लॉज ऑफ मनु, हिंदी मीडियम, इसको कहते हैं मनु के कानून, ठीक है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण एंशियंट लीगल टेक्स्ट में से एक माना जाता है। बहुत ध्यान से सुन लेना, सबसे महत्वपूर्ण एंशियंट लीगल टेक्स्ट, प्राचीन विधि ग्रंथियों में माना जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। इस मनुस्मृति में आपको कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा लीगल एंड सोशल कॉन्डक्ट। लीगल एंड सोशल कॉन्डक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे लीगल एंड सोशल कॉन्डक्ट का मतलब क्या है, यानी कि कानूनी और सामाजिक आचरण। इसके लिए एक बेसिक सोर्स उन्होंने दिया कि हमें कैसे भारतीय समाज को गवर्न करना है। इसके मनु के नियमों में आप कई सारी चीजें देखोगे, जैसे न्याय,
न्याय की बात होते हुए आप देखोगे, शासन की बात होते हुए आप देखोगे मनुस्मृति में, आप वर्ण कर्तव्य की बात होते हुए देखोगे, वर्ण कर्तव्य की बात होते हुए देखोगे, व्यक्तिगत आचरण की बात होते हुए देखोगे, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आचरण की बात होते हुए देखोगे। इसमें कई सारे विषय शामिल किए गए। 1776 में, ये एक तो संस्कृत में थी, 1776 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। मैं यहां पे लिख देता हूं, 1776 में इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, क्लियर। 1776 में इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है इसका, किसका, मनुस्मृति का। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों का था एक तो ये, अब इससे इंग्लिश में हुआ। विलियम सर जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स, नाम क्या था, सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था इसका। अब इसका उपयोग क्या होना था, मतलब इंग्लिश में क्यों किया गया था, कोई बताएगा। इसका इंग्लिश में हमने क्यों, मतलब उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू लॉ कोड बनाया जाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू लॉ कोड, जिसको बोलते हैं हिंदू विधि संहिता, ये बनाई जानी थी, इसका निर्माण किया गया था। इस वजह से इसको संस्कृत से इंग्लिश में किया गया ताकि ये बनाई जा सके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो मनुस्मृति के बारे में कुछ चीजें आपको समझ में आई। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था, ये 1980 का सवाल है, 6 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था, सारनाथ में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, बोध गया में दिया था, वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, वैशाली, बताओ। एक तो कुछ चीज ध्यान रखनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। पहले तो एक क्लैरिटी रखना है सारनाथ। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इनके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सवाल मिलेंगे, तो हर जगह थोड़ी थोड़ी नई नई एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, डोंट वरी। एक तो एज अगर ध्यान रखें तो हमें ये सब पता लगता है कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सारी इच्छाओं का समाप्त होना, दुख का अंत होना, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हें मिला कहाँ ज्ञान, इन्हें जो ज्ञान मिला है वो एक तो मगध, ठीक है, वर्तमान की बात करें तो बिहार, ठीक है, उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ें तो उर्वेला में बोला जाता है, और आगे बढ़ें तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इन्हें, और वहां पे भी बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। और पीपल को और को किस वृक्ष से ना जाना जाता है, तो उन्हें बोधि वृक्ष भी बोला गया उस वृक्ष को। ठीक है, इस वृक्ष को कहीं ना कहीं अगर आप देखें आगे पढ़ेंगे तो इसमें सुना है, मैंने भी पढ़ा है कि इस वृक्ष को अशोक की रानी जो इस रखा थी पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये लेकिन बाद में बौद्धों द्वारा इसे पुनः लगा दिया गया, वो तो खैर अलग बात है। बट अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि पीपल वृक्ष के नीचे मिला, उर्वेला निरंजना नदी के किनारे ज्ञान मिला उन्हें, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 पूर्व साथियों के साथ सारनाथ में दिया था। वहां पे भी अगर आपसे अगर पूछ ले तो एक था मृगदाय पार्क, मतलब जिसको बोलते हैं डियर पार्क बोला जाता है, मृगदाय बोला जाता है, वहां पे दिया था। इस घटना को क्या कहते हैं, जब उन्होंने दिया तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन, वो उस समय की भाषा के अकॉर्डिंग धम्म चक्र प्रवर्तन। इसका अर्थ होता है धर्म चक्र को परिवर्तित करना, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। इसको लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम, टर्निंग द, ये बहुत यूपीएससी बहुत इधर उधर से सवाल नहीं पूछता, वो बेसिक से ही पूछता है, और बेसिक को ही ऐसे पूछता है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म किससे रिलेटेड है। अब बताओ, इनके 5 शिष्य जो थे उनको क्या कहा गया, जो 5 शिष्य थे, जो 5 शिष्य थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें अरहत कहा जाता था, अरहत बने। अरहत का क्या मतलब होता है, वो जिसने अस्तित्व के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। नोट डाउन, अरहत का मतलब होता है वो जिसने अस्तित्व के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया और निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन पूर्ण बुद्धत्व तक नहीं पहुंचा। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, क्या अरहत
पूर्ण बुद्धत्व तक पहुंचा? तो बताओगे नहीं। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि अरहत का मतलब होता है पूर्ण बुद्धत्व तक पहुंचना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। अरहत का मतलब होता है पूर्ण बुद्धत्व तक पहुंचना। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? आपसे स्टेटमेंट में दे दिया, आपको बोला बताओ कौन सा सही है, गलत करके आ जाओगे। तो अरहत का मतलब ये होता है जिसने अस्तित्व के वास्तविक रूप को पहचान लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन बुद्धत्व तक नहीं पहुंचा है, पूर्ण बुद्धत्व तक नहीं पहुंचा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहीं पे आप देखोगे कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी दिए थे। अब बुद्ध के 4 आर्य सत्य पता है ना आप लोगों को? बुद्ध के 4 आर्य, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे, उन्होंने 4 नोबेल ट्रूथ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है किसने दिया था सिद्धांत, 4 आर्य सत्य का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रथम शिष्य द्वारा संकलित किया गया और संरक्षित भी किया गया। ध्यान रखना, बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रथम शिष्य के द्वारा संकलित भी किया गया है और संरक्षित भी किया गया है। उसी संकलन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है, और जो बुद्ध के 5 साथी थे, जो 5 शिष्य थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। आप अगर नितिन सिंघानिया जी की बुक भी पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, आपको बहुत ईजिली वहां पे नाम मिल जाएंगे। मैं लिख देता हूं, एक का नाम था अन्नत कोडंज, अन्नत मैं लिख दे रहा हूं, आगे कोडंज है, कोडन भी बोला जाता है, कोंडज, कोंडच ऐसे कुछ लिखा जाता है। ठीक है, और एक का नाम था भद्दी। ठीक है, और एक का नाम था वप, एक का नाम था महानाम, और एक का नाम था अस्सजी। तो एक बार नाम जरा उसमें देख लेना उन्होंने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, बल्कि यही 5 नाम है, अन्नता, कोडनमा, भद्दिया, वप्पा, महानामा एंड अस्सजी। ऐसे ये 5 नाम है, 5 शिष्य हैं उनके। ठीक है, तो एक बार इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। आपसे हो सकता पूछ ले कि इनमें से हो सकता है एक नाम कोई चेंज कर दे और बोले इनमें से कौन सा बुद्ध का शिष्य नहीं है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी मिली थोड़ा सा। हम लोग ऐसे ही सारे सवाल करेंगे ताकि समझते हुए भी चलेंगे और हर सवाल पे कुछ समय भी देंगे। Now we are moving the next question. The Neolithic period is not characterized by which of the following? Neolithic period की बात कर रहा है, और Neolithic period में इस सवाल को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है नव पाषाण काल की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखना, नियोलिथिक नव पाषाण काल में आप कृषि को भी देखते हो, पशुओं का भी पालन आप देखोगे, मछली पकड़ना भी देखोगे, बट तांबे का उपयोग नहीं देखोगे। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर, नव पाषाण काल, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इसमें कृषि के विकास को आप देखोगे, पशुओं का पालन पोषण देखोगे, पत्थरों के औजारों के उपयोग से इसे पहचाना जाता है, बट इसमें तांबे का उपयोग नहीं होता था। तांबे का उपयोग नव पाषाण काल में, तांबे का उपयोग नहीं होता था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहीं ना कहीं ताम्र पाषाण काल में, यानी न्यूओलिथिक के बाद कैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। नव पाषाण काल का देखो टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछता है, बट फिर भी थोड़ा सा पता रखना चाहिए अपने को। 8000 से 4000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है, झोपड़ियों में लोग रहते थे। ध्यान से सुनना, क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं बोल देता हूँ। झोपड़ियों में लोग रहते थे, पशुपालन करते थे, कृषि का विकास हो चुका था, गेहूं, जौ, कपास, चावल। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस काल में आप देखोगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आप देखोगे। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो नव पाषाण के लोगों ने भूमि की खेती की और फल तथा अनाज, जैसे अब उस समय कृषि अगर हो रही थी तो कृषि में आप क्या देख रहे हो? रागी। ठीक है, रागी, और एक होता था कुल्थी, ये उगाए उन्होंने। गाय, भेड़, बकरियों को पालतू बनाया। पालतुओं की बात की जाएगी तो आप गाय का नाम लो, भेड़ का नाम लो, बकरी का नाम लो, वेरी गुड। ठीक है, अब कहीं ना कहीं उस समय के जो घर होते थे आयताकार होते थे, गोलाकार घरों के होते थे, मिट्टी और सरकंडों के बने होते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मिट्टी के घर बने होते थे, बिल्कुल। अब घर, अच्छा, नव पाषाण काल की ही बात चल रही तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी नियोलिथिक पीरियड की। एक तो नियोलिथिक पीरियड में आप क्या देख रहे हो, जो घर होते थे,
जो घर होते थे वो आयताकार होते थे, आपसे पूछा जा सकता है, आयताकार होते थे, ठीक है, और गोलाकार होते थे, आज से पूछ लिया था। फिर और मिट्टी के सरकंडों के बने होते थे। नवपाषाण काल में आप एक चीज और देखोगे, जो नाव बनाना, कपास, ऊन काटना, कपड़ा भी बुनना शुरू हो गया था। इस समय का जो नियोलिथिक पीरियड था ना, इस समय आप देखोगे कहीं ना कहीं अधिक स्टेबल लाइफ हो गई थी, स्थायी जीवन हो गया था, सभ्यता की शुरुआत हो गई थी। बहुत इस समय जो टूल्स होते थे, टूल्स की बात कर लो या हम जिन्हें औजार कहते हैं, ये बहुत पॉलिश्ड हो गए थे, नुकीले होते थे, पत्थर के औजार भी बनाए गए। इस समय के औजारों का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखोगे कटार, ठीक है, इस समय के एग्जांपल में आप देखोगे खुदाई की लकड़ी आपको देखने को मिलेगी, सेल्ट जिनको कहते हैं, सेल्ट भी देखने को मिलेंगे आपको, पीसने वाली ग्राइंडिंग स्टोन इस समय आपको देखने को मिलेंगी, ग्राइंडिंग स्टोन्स। इस समय आपको हंसिया, हंसिया सुना होगा ना आप लोगों ने, जो लोग खेतों में गेहूं उगा काटते हो या जिन्होंने देखा हो, हंसिया, आरी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप नियोलिथिक पीरियड में आप देख रहे हो, ठीक है। मिट्टी के बर्तन का यूज होता हुआ देखोगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी के बर्तनों वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, कि इस टाइम पीरियड में जो मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था, नवपाषाण काल से शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन का प्रथम उपयोग नवपाषाण काल में हुआ, ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन का, ये लिख लो, प्रथम उपयोग, ठीक है। तो इस नवपाषाण काल में ही आप देखोगे। बट यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इनको ग्रेवेयर दिख लेना यहां पे, ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे ये ग्रेवेयर, या फिर ये पूछा जा सकता है आपसे, ग्रेवेयर जैसी चीजें, ब्लैक, बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, इनके रूप में बताया गया है। यानी जो ये होते थे ना उस समय, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर। तो यानी ये तीन नाम किससे संबंधित है, नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है सवाल, इस वजह से मैंने लिखा दिया, बट डोंट वरी। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल, रुक जाओ, इसकी साइट्स, नियोलिथिक पीरियड की हम लोग कुछ साइट्स देख लेते हैं। नियोलिथिक पीरियड की कुछ साइट्स हमें पता होनी चाहिए। तो कोल्डी हवा, यही साइट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नियोलिथिक पीरियड की कुछ साइट्स मैं लिख देता हूं यहां पे, ध्यान रखना, कोल्डी हवा एक वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, महादहा, महागरा भी बोला जाता है, ठीक है, इलाहाबाद के दक्षिण में है महागरा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, ये कहां पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। अब मेहरगढ़ में आप क्या देखो, धूप में सुखाई गई ईंटों के घरों में रहते थे लोग, है ना, कपास तथा गेहूं की फसलें उगाते थे। यहाँ पे आप कपास देख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप गेहूं देख रहे हो, गेहूं की फसल आपको देखने को मिलेगी। इसी नियोलिथिक साइट में एक घर, एक साइट होती है बुर्ज होम, ये कश्मीर में है, ठीक है, ये कश्मीर में है। यहाँ पे आपको पिट ड्वेल्स देखने को मिलेंगे, पिट ड्वेलिंग हाउस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिट ड्वेलिंग हाउस बुर्ज होम में देखने को मिलेंगे, जो कि नियोलिथिक पीरियड की साइट है। क्यों, पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, गड्ढा आवास, यानी गड्ढा खोद के रहते थे। गुफ कराल, यहीं की एक नियोलिथिक की एक साइट और है जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, देख लेना, समझना, गुफ कराल, गुफ कराल एक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कश्मीर की है। एक है चिरान, एक चिरान साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है पिकली हल, नियोलिथिक की बहुत सारी साइट है, एक पिकली हल है, एक ब्रह्मगिरी है, आपको तो नाम ध्यान रखना है बस, ब्रह्मगिरी, एक मस्की, और बताइए और नाम बता दें हम आपको, एक तक्कल कोटा है, एक नियोलिथिक की ही साइट है, इसको बोलते हैं तक्कल कोटा। एक है हल्लूर, एक है हल्लूर, कर्नाटक में है, जो कि एक बेलन घाटी है ना, जो विंध्य की साइड में है। तो ये दीज आर द साइट्स विच इज रिलेटेड टू द नियोलिथिक पीरियड, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे,
अब हमारा नेक्स्ट सवाल, भाई साहब ऐसे ही डीप में हम लोग करते चलेंगे, मजा आएगी। मतलब इतनी डीप में हम लोग कर लेंगे तो सोचो, अभी देखो समय भी नहीं हुआ और इतनी डीप में हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सवाल हम लोगों के हो जाएंगे, है ना, और बहुत डीप में हो जाएंगे सारे सवाल। बस ये रहेगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बोर हो जाऊंगा ना। आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, प्यार भी नहीं दे रहे हैं, कमेंट वमेंट कर दिया करो बस, और कुछ नहीं। कह रहा विच गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। विच गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। इंद्र, ब्रह्म, विष्णु, महेश। ईसाई युग के प्रारंभ में किस देवता का महत्व कम हो गया था? तो ध्यान रखना, ईसाई युग के प्रारंभ में आप देख रहे हो कि इंद्र का महत्व कहीं ना कहीं कम हो गया था। क्यों? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इसको। कहते हैं कि इंद्र जो थे वो कहीं ना कहीं, एक तो इनको कह का देवता माना जाता था, रेन। इन्हें किसका देवता माना जाता था? वर्षा। इन्हें और किसका देवता माना जाता था? गर्जना। और इन्हें किसका देवता माना जाता था? युद्ध। इनका देवता माना जाता था, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड में आप देखोगे इनको एक सेंट्रल, मतलब केंद्रीय स्थान दिया गया। ऋग्वेद के ग्रंथों में वर्णित है कि युद्ध में शक्ति के लिए इनकी प्रशंसा भी की गई है ना। और इन्होंने कहीं ना कहीं एक वृत्र नामक सर्प का वध भी किया है। एक सर्प का वध किया है इन्होंने, सर्प का वध। वो भी किस सर्प का नाम क्या था? वृत्र। वृत्र नामक सर्प का वध करना, वर्षा करना इनके लिए फेमस थे। और इन्हें देवराज भी माना जाता था। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका भी ये निभाते थे। बट इंद्र के महत्व में गिरावट क्यों हुई? जैसे जैसे हिंदू धर्म विकसित हुआ, क्रिश्चियन एरा विकसित हुआ, शुरुआत हुई, इंद्र का महत्व कम होने लगा। क्यों? रीजन क्या है? नए देवता आ गए। नए देवता आने के पीछे आप देखते हो वैदिक बहुदेववाद जो था, उससे कहीं ना कहीं, जो यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। वैदिक बहुदेववाद, वैदिक बहुदेववाद से संगठित देवमंडल, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, वैदिक पॉलीथीज्म से पैंथियन। इसका क्या मतलब है? वैदिक पीरियड में आप देखते हो बहुत सारी देवी देवता थे। इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, बहुत सारे अनेक देवता होते थे। तो उस समय वैदिक बहुदेववाद, मतलब बहुत सारे देवताओं से जो उस समय हुआ क्या, यहां से हम लोग किसकी तरफ बढ़ने लगे? संगठित देवमंडल की तरफ बढ़ने लगे। संगठित देवमंडल में आप देख रहे हो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे, नहीं टाइम पीरियड नहीं, मतलब उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसी में आप देखते हो त्रिमूर्ति का विकास होना शुरू हुआ, ठीक है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये प्रमुख बन गए। सृष्टि के संचालन में मुख्य पहलुओं का प्रतीक बने देवता लोग, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा महत्व कम हुआ। विष्णु और शिव का उदय हो चुका था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। फिर अब यहीं पे ब्राह्मणी सुधार, जैसे विष्णु और शिव की पूजा पे जोर देना शुरू हो गया था। तो इसलिए आप देख रहे हो बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। तो इस वजह से आप क्या देखते हो, कहीं ना कहीं इंद्र पौराणिक कथाओं से धीरे धीरे समाप्त होने लगे। मतलब उनकी कथाएं, उनकी प्रतीकात्मकता धीरे धीरे सिंबॉलिक होती चली गई। मतलब कथाओं में ही, अनुष्ठानों तक ही इंद्र को सीमित रखा गया। अब उन्हें वो केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया। इस वजह से आप क्या देखते हो कि ईसाई युग के प्रारंभ में इंद्र देवता का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? वी कैन नो अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, कंटेम्पररी कल्चर्स, ऋग्वेदा, जातक स्टोरीज। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती? पुरातात्विक उत्खनन, समकालीन संस्कृतियां, ऋग्वेद या जातक कथाएं। कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। हमें जो वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। क्यों? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ऐसा क्यों। वेट, चपाटी। ऋग्वेद से मिलती है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ? ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है।
अब ऋग्वेद एक तो सबसे प्राचीन भी है, इसमें आपको और क्या देखने को मिलता है, इसमें हाइम्स, इन्हें बोलते हैं सूक्त, इसमें सूक्तों का संग्रह किया गया है जो प्रारंभिक वैदिक काल के समाज में सांस्कृतिक और मान्यताओं के बारे में हमें बहुत डीप में जानकारी देते हैं। यानी ये जो सूक्त हैं ये हमें वैदिक काल की सब सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यताओं के बारे में बहुत डीप में जानकारी देते हैं, बहुत विविधतापूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, काफी जानकारी, बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। इन 1028 सूक्तों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 1000 इनको सूक्तों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया। ये सबसे प्राचीन रचनाएं हैं, इसलिए भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन के बारे में यहाँ पे पता करती है। और इसी ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, विश्व मानव धरोहर, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज को दर्शाने वाली सूची में शामिल किया गया। अब इनमें जो 10 मंडल हैं, अब इन 10 मंडलों को अगर देखोगे, अगर हम शुरू के 10 मंडलों की बात करें 2 से लेकर 8 तक, 7 तक, चलो 2 से लेकर 8 नहीं 7 तक की बात करते हैं, इसमें इन्हें कहा जाता है फैमिली बुक्स। इन्हें फैमिली बुक्स कहा जाता है, परिवार पुस्तक, क्योंकि ये विशेष ऋषियों के परिवारों से संबंधित है। ये विशेष ऋषियों के परिवारों से, क्यों लिख लो यहां पे अगर कंफ्यूजन ना हो बार बार, तो विशेष ऋषियों के परिवार से संबंधित है। ठीक है, अब और बता देते हैं इसमें, जैसे मंडल 8 है जो, इसमें आप क्या देखते हो, जो कण्व ऋषि थे उनसे संबंधित, उनके परिवार से संबंधित है। जब हम 9 की बात करते हैं, इसमें सोम सूक्त है। क्या है ये? पूछे गए हैं सवाल बेटा, पीसीएस यूपीएससी में पूछे गए सवाल है। सोम सूक्तों का संकलन किया गया है। और जो मंडल पहला है और जो मंडल 10वां है, ये बाद में जोड़े गए, ये भी ध्यान रखना है, ये बाद में जोड़े गए। इनमें पुरुष सूक्त शामिल है, पुरुष सूक्त शामिल है। इसमें इसी में आप देखोगे 4 वर्णों की बात की गई है, इन्हीं में 4 वर्णों की व्याख्या की गई। दार्शनिक प्रश्नों, इनमें आप देखोगे दार्शनिक प्रश्नों पे भी चर्चा की जा रही, समाज में दान वान के बारे में भी इसमें बात की जा रही। अब जैसे ऋग्वेद से संबंधित कुछ सवाल जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऋग्वेद की एक सबसे खास बात रही है, ऋग में जो गा होता है ना वो पूरा नहीं बनता, पहली चीज तो ध्यान रखना। चलो बिगड़ भी नहीं रहा, चलो ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बिगड़ गया। ऋग्वेद में जो पुरोहित होता था, उसे पता क्या कहते थे? उसे होत्री कहते थे। होत्र है ना, मोत्री कहा जाता था कई बार, आप देखोगे। ऋग्वेद का एक उपवेद है, ऋग्वेद, इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है आयुर्वेद। ध्यान रखना, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और एक चीज, जैसे ऋग्वेद से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो ध्यान रखना, ऋग्वेद की केवल एक ही उपलब्ध शाखा है जिसको साकल शाखा बोला जाता है। ऋग्वेद की केवल एक शाखा है जिसको बोलते हैं साकल शाखा, ध्यान रखना, जिसको बोला जाता है साकल शाखा। अब ध्यान से, जो हमने यहाँ पे बताया ना पहला और 10वां मंडल, इसमें ये दार्शनिक प्रश्नों से संबंधित है। पहली बात तो बाद में जोड़े गए, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, और इन दोनों में आपको दार्शनिक विषयों पे चर्चा देखने को मिलेगी।
ठीक है, दार्शिक प्रश्नों से संबंधित है। दान वान के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, सूक्तों की रचना में जो छंद यु जैसे गायत्री, अनुष्टुप, तिष्टुभ और जगती, ये नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन, जगह नहीं मेरे को लिखने के लिए, आप प्लीज नोट डाउन कि नोट डाउन करो पहले, अब मैं बोल रहा हूँ ना, नोट डाउन करो इसे। फिर मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि फिर हम लोग 1 घंटे में, आपको पता आइडिया लग गया होगा, 50 मिनट की क्लास हो रही है, आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि कैसे होने वाली है क्लासेस। तो नोट करो, मतलब सूक्तों का जो प्रयुक्त छंद है वो गायत्री है, अनुष्टुप है, तिष्टुभ है और जगती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको ऋग्वेद के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट डोंट वरी, काफी आगे हम लोगों को जानने को मिलेंगे इसके बारे में, बहुत डीप में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, हम लोग बहुत डीप में कवर करेंगे। बट अब यहीं तक की क्लास में रखता हूं मैं, हम लोगों ने 9 सवाल कर लिए हैं, तो प्लीज अब मैं आपसे चाहूंगा रिव्यू, प्लीज इसका रिव्यू देना मेरे को, ठीक है। और मैं ये रिव्यू इसलिए सिर्फ नहीं मांग रहा हूं कि कमेंट बढ़ाने, नहीं, प्लीज मैं चाहता तो आज की क्लास को बहुत लंबी रख के आज एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर देता, और पता नहीं कैसे कंप्लीट होती फिर वो, हो सकता मैं एक बगल में पीडीएफ ओपन कर लेता। सोचो आप लोग, प्लीज थिंक अबाउट दैट, कि हो सकता मैं एक पीडीएफ ओपन कर लेता साइड में, और उस पीडीएफ को ओपन करने के बाद मैं आपसे कहता चलो हो गया एंशिएंट इंडिया, बस कंप्लीट, डन, आगे बढ़ो। ना आपको कुछ समझ आता, ना मुझे कुछ समझ में आता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस जो लिखा रहता मैं वो बोल देता और क्लास एंड हो जाती, और एक बार में सारी क्लास कंप्लीट हो जाती। बट मेरे मन में यही आइडिया है कि हम लोग इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम लोग उनको क्यों ना बहुत डीप में कवर करें, पहली चीज। और पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग इस तरीके से कर लें कि इन फ्यूचर आने वाले सवालों को हम लोग टैकल कर सकें। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज से रिलेटेड। तो इसको आप लोग एक काम करना, बता देना मेरे को कैसे करना है, पीडीएफ ओपन करके हाईलाइट करके, या ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं लिखे दे रहा हूं ना इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो इस क्लास को मैं एंड करता हूं, इस क्लास के एंड होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इस क्लास के एंड होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आपके कमेंट्स को एनालाइज करके मैं सेकंड क्लास 1-2 दिन में रख दूंगा, हो सकता है मैं कल ही करा दूं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, सेकंड पार्ट मैं इसका कल ही करा दूंगा। चले, थैंक यू, टेक केयर, बता देना मेरे को ताकि मेरे को क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।